नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, नाविक बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। मेरी बहुत इच्छा थी, या यूँ कहूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उस एज में, जब 16 साल की उम्र थी मेरी, तो पटना साइंस कॉलेज में मेरी पढ़ने की इच्छा थी। लेकिन उसी कि जीवन में कभी-कभी ईश्वर आपके लिए कुछ और प्लान्स के साथ तैयार होता है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें स्वीकार। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जिस दिन मैंने कदम रखा, उस दिन हम लोगों ने शपथ ली थी कि देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। देश की कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे की भावना छोटी या बड़ी हो सकती है। मैं और मेरी वाइफ अपनी सैलरी का 10% सामाजिक क्रियाकलापों के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इसलिए भी है कि जो भी आज हमें मिल रहा है उसमें समाज का हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। पूरे देश में चुनाव का माहौल है, हर ओर चुनावी बातें हो रही हैं, राजनीति के अलग अलग रंग चल रहे हैं, नेताओं के बयान, और अब तो चुनावी विश्लेषण का दौर भी आ गया है, खास करके मीडिया की अगर हम बात करें। और ऐसे में लीक से हटकर आज कैपिटल न्यूज़ आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा है जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा कि एक पुलिस की नौकरी में होते हुए कैसे आदमी सोसाइटी को अपना समय देता है और समाज बेहतर बने, सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए कैसे वो समाज के बीच रहते हैं, जाते हैं, क्या कुछ उनका काम है। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ आज कैपिटल न्यूज़ पे जुड़ रहे हैं राकेश निखज जी। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये राकेश निखज जी हैं और अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ख़ास तौर पर ये इसी चुनाव के सिलसिले में पलामू इनका आना हुआ है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इन दिनों जयपुर राजस्थान में पोस्टेड हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी का जो मसला होता है कानूनी रूप से, उसको भी ये देखते हैं, वो इन बातचीत में ये बताएंगे। तो सबसे पहले पलामू की धरती पर तो आपका स्वागत है। और आमतौर पर जब पुलिसकर्मियों से हम बातचीत करते हैं तो लोग सुरक्षा को लेकर सवाल पूछते हैं, क्या कानून व्यवस्था होगी, कैसे हम समाप्त करेंगे अपराध और उग्रवाद इन समाज में। तो आज कैपिटल न्यूज़ पे इन तमाम बातों से अलग हटकर एक शख्सियत के जज्बे को हम आपको बताना चाहेंगे ताकि लोग भी समझें और जाने। तो राकेश जी, सबसे पहले तो राकेश निखज आपका नाम है, तो ये क्या मतलब हुआ निखज का? निखज मेरा पेन नेम है और जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मास कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन करूं और मुझे अगर मौका मिलता है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं आऊं। और टेस्ट बेसिस पे मैंने एक पेन नेम अपना जोड़ा था निखज, ताकि मैं अखबारों में लिख पाऊँ, अखबारों में काम कर पाऊँ। तो वैसे ही है, राकेश निखज। राकेश मेरा मूल नाम है, राकेश कुमार मैं वैसे लिखता हूँ, सर्टिफिकेट नेम मेरा राकेश कुमार है। निखज मेरा पेन नेम है, इस नाम से मैं लिखता हूँ। तो ये साहित्य में भी आपकी रुचि है? साहित्य में रुचि है और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में मैंने पढ़ा भी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए। जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था उन दिनों 2 वैकल्पिक विषय का प्रावधान था सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में। तो एक विषय मैंने हिंदी साहित्य चुना था और दूसरा पॉलिटिकल साइंस। और हिंदी साहित्य मैंने इसलिए चुना था कि हिंदी साहित्य मेरी ज़बरदस्त रुचि है। तमाम लेखकों को पढ़ना, उनके विचारों को पढ़ना, कहानी, संस्मरण, कविताओं, गीत, संगीत के माध्यम से देश, दुनिया और समाज को जानने की मेरी इच्छा रही है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सशक्त माध्यम नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य का मतलब है कि आप संवेदनाओं से रूबरू होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि देश, दुनिया और समाज को जानने के लिए आप संवेदनात्मक रूप से जुड़े। तो वो जो ज़मीन बनाने का काम साहित्य करता है, मेरा ऐसा मानना है। बेशक साहित्य में रुचि रखने वाला एक इंसान, जर्नलिज्म को कैरियर बनाने की सोचने वाला एक इंसान, बिहार का एक लड़का कैसे इस ओर सेंट्रल फोर्सेज में चला गया? क्या कुछ रहा होगा आपके जीवन की यात्रा? कभी कभी जीवन में ऑर्गेनिक तरीके से कई डेवलपमेंट्स होते हैं, कई डेवलपमेंट्स जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं होते हैं। आपकी
पेन और पेपर के साथ जो संगति होती है और जिस तरीके से आप जीवन का मैप गढ़ते हैं, हो सकता है जीवन उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत नहीं होता है। मैं जब 10th में था तो केंद्रीय विद्यालय सोनपुर में पढ़ता था और उन दिनों मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हुआ करता था। मैं केंद्रीय विद्यालय का 99 का टॉपर भी रहा हूँ और मेरी बहुत इच्छा थी, या यूँ कहूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उस एज में, जब 16 साल की उम्र थी मेरी, तो पटना साइंस कॉलेज में मेरी पढ़ने की इच्छा थी। लेकिन उसी साल मैंने रेलवेज़ की तरफ से एक वैकेंसी आई थी, वोकेशनल कोर्स इन रेलवे कॉमर्शियल 2 ईयर जॉब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें आपको 2 साल पढ़ाया जाता था और 2 साल के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आपको रेलवेज़ में बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, पार्सल क्लर्क और टिकट कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिलती थी। वो फॉर्म मैंने भरा और रिटन और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद 2 साल मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। और जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता था, मैथ्स पढ़ना चाहता था, उसको नियति ने कॉमर्स पढ़ा दिया। अच्छा। तो कॉमर्स पढ़ने के बाद मैंने रेलवेज़ में नौकरी की और नौकरी के दौरान पढ़ाई लिखाई की जो इच्छा थी उसको मैंने मरने नहीं दिया। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। अब आप देखिए किस तरह की तरीके से जो मेरी जीवन की जो एकेडमिक यात्रा रही है उसमें कैसे कैसे बदलाव आए हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मुझे कॉमर्स मिला। कॉमर्स के बाद मुझे कॉमर्स में ही आगे पढ़ाई करनी चाहिए थी, सीए या सीएस की तैयारी करनी चाहिए थी, मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में कभी कभी ईश्वर आपके लिए कुछ और प्लान्स के साथ तैयार होता है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें स्वीकारना चाहिए। तो मुझे जीवन ने कई चुनौतियों से नवाजा है और मैंने उन चुनौतियों को खुले हाथों से स्वीकार किया है और मैंने कोशिश की है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरा जो समाज के प्रति दायित्व है, मेरा जो धर्म है, मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँ। ये मेरी कोशिश रही है। कैसे आप इन सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं? काम तो आपका एक है, बटालियन कमांडर हैं राकेश जी, मैंने बताया आपको कि जयपुर में पोस्टेड हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके हैं उसकी सिक्योरिटी का भी इंचार्ज हैं ये। तो इसके अलावा सामाजिक रूप से कितना समय दे पाते हैं और क्या कुछ करने की इच्छा है और क्या नया कर रहे हैं? देखिए, हम सब किसी न किसी समाज से आते हैं और जिस समाज से हम आते हैं उस समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपको वहाँ खड़ा करने में जहाँ से आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज मेरा परिचय है कि मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बटालियन कमांडर की भूमिका में जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन ये परिचय तब है जब समाज के उन सारे लोगों ने, उन सारे फैक्टर्स ने मुझे कंट्रीब्यूट किया है जो मैं आज हूँ बनाने में। तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस जिम्मेदारी का एहसास ही सबसे बड़ी प्रेरणा है समाज के लिए कुछ करने की। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जिस दिन मैंने कदम रखा उस दिन हम लोगों ने शपथ ली थी कि देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। देश की सुरक्षा संबंधित चुनौतियों के साथ दो हाथ हम कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये प्रश्न मुझे बार बार विचलित करता है। ये काफ़ी नहीं है। हम जिस समाज से आए हैं उस समाज में हम सकारात्मक योगदान दे पाएँ, हम उन लोगों के जीवन को टच कर पाएँ जिन लोगों के जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उनके जीवन को बदलने का अगर हम प्रयास कर पाते हैं, मुझे लगता है कि यही सामाजिक जिम्मेदारियां हैं हमारी। जैसे हम जिस माहौल में आए हैं, जहां से पढ़ के आए हैं, जिन चैलेंजेस को फेस किया है, उन चैलेंजेस को आने वाली जनरेशन फेस ना करे। हम क्या कर सकते हैं? छोटा ही कंट्रीब्यूशन, हम उन बच्चों को बता सकते हैं कि 10th के बाद 12th के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे थे, क्या उन समस्याओं का समाधान आज की जनरेशन के पास है? अगर नहीं है तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जैसे लोग जिन्होंने उन समस्याओं को फेस किया है, उन लोगों ने मुड़ के समाज की तरफ नहीं देखा। तो समाज को देखने की आवश्यकता है और मेरा ये मानना है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे की भावना छोटी या बड़ी हो सकती है। हम अगर एक व्यक्ति को अगर बदल रहे हैं इस तरीके से कि वो जीवन में अपने सपनों को साकार कर पाए, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका जीवन बेहतर हो पाए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता। इसी क्रम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आउटसाइड प्रोफेशनल डोमेन।
समाज के लिए। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं उन बच्चों के बीच में जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे कहे जाते हैं, शैक्षणिक मुख्य धारा का या तो वो हिस्सा नहीं है, अगर हिस्सा हैं तो उनको क्वालिटी बुक्स नहीं मिल पा रही है, ऐसी किताबें नहीं मिल पा रही हैं जिससे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, जिससे उनके अंदर चरित्र का निर्माण हो पाए, जिसके कारण वो विज़न डेवलप कर पाए अपने जीवन को लेके, सपनों को रोप पाए अपने जहन में और स्ट्रगल के रास्ते पे वो निकल पाए। तो ऐसा लिटरेचर भी हम उनके बीच में अलीसाज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स अभियान के माध्यम से लेके जा रहे हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जाता हूँ। अपने खाली समय में ड्यूटी के बाद का जो मेरा समय है, जिस समय को हम सोने में, परिवार के साथ बातचीत करने में अगर हम बिताना चाहते हैं, उसी कमिटमेंट से कुछ कटौती करके जो समाज को हमें देना है। बच्चों के बीच में अगर आप जाते हैं, एक सेमिनार आपने इसलिए किया कि स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करें, तो मुझे लगता है कि मेरे सेमिनार करने से अगर एक बच्चा जो सोच रहा है कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया तो मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, वो इस विचार को त्याग दे रहा है, मुझे लगता है कि मेरा समाज में ये कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ हम उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो लोग आज अभाव में हैं, और हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे मैंने मूल मंत्र बनाया हुआ है, मैं और मेरी वाइफ अपनी सैलरी का 10% सामाजिक क्रियाकलापों के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इसलिए भी है कि जो भी आज हमें मिल रहा है उसमें समाज का हिस्सा है। आप थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, अगर जिस विद्यालय से मैंने पढ़ाई की, उस विद्यालय के आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर उन लोगों ने षड्यंत्र किया होता इसलिए कि इस विद्यालय में पढ़ाई ही ना हो तो मैं पढ़ पाता? तो उनका योगदान है। उन लोगों ने एक विद्यालय की स्थापना और विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन में कहीं न कहीं योगदान दिया। अगर वहाँ पे उस विद्यालय के आसपास अगर टीचर्स नहीं होते जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो क्या मैं आज यहाँ हो पाता? तो इस रियलाइजेशन का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आप छोटा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी को ये समझा पा रहा हूँ कि आपको ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, तो इसके माध्यम से मैं उसके जहन में डाल रहा हूँ कि जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उसमें कई चैलेंजेस इसलिए आते हैं कि हम लाइफ को लेकर लापरवाह हैं। अगर हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपनी लाइफ की हम परवाह किए बिना ट्रैफिक रूल को वॉयलेट करके आगे जा रहे हैं, हो सकता है कि हम जाने अनजाने में किसी के मौत का कारण बन जाते हैं। तो अगर हम उसको ये बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी कंट्रीब्यूशन है। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी के पद पे हैं तभी बदलाव ला सकते हैं। अच्छे विचार का समाज में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कन्विंस कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये कंट्रीब्यूशन है। अगर एक शिक्षक ये बता पा रहा है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, अगर एक पिता मिसाल स्थापित कर रहा है कि बेटियों को बेटों की तुलना से हमें अपने आप को निकाल लेना चाहिए और दोनों को समान रूप से, इस अप्रोच के साथ अगर हम समाज में, मुझे लगता है कि वो समाज का कंट्रीब्यूशन। एक व्यक्ति जो जीवन में किसी विद्यालय में नहीं गया और आपको ये बता रहा है कि स्टेशन पे नहीं थूकना चाहिए, इससे बीमारी और गंदगी दोनों फैलती है, वो आदमी भारत का एक कोना बना रहा है। तो इस भाव के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम समाज को कुछ न कुछ देते हैं। और एक यहाँ पे शेर मुझे लगता है कि प्रासंगिक है कि नज़र बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए सितारे बदल जाएंगे, और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, नाविक बदलिए किनारे बदल जाएंगे। हमें खुद को बदलना चाहिए, हमें समाज की क्या एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से अपने आचार विचार व्यवहार को कस्टमाइज़ करना चाहिए, तभी हम कुछ दे पाएंगे। ये एक अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि बदलाव के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी हों, बड़े पोस्ट पे रहें। आमतौर पर ये माना जाता है या लोगों का जो नज़रिया होता है कि विधायक हों, मंत्री हैं या फिर कोई बड़ा आदमी है वही बदलाव कर सकता है। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। निश्चित तौर पर आप समाज को बदलने में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी देश के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसा कि राकेश जी इन दिनों कर रहे हैं। अपनी बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि अभी वैसे प्रिविलेज बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है ताकि अच्छी किताबें मिले। कितने लाइब्रेरी अभी तक आपके द्वारा चलाया जा रहा है? अभी तक हम लोगों ने 11 लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है और रिसेंटली अभी हमने 3 लाइब्रेरी नीलगढ़, बाड़ी और धुंधवानी मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। और ये तीनों पुस्तकालयों की जो स्थापना है वो गोंड जनजाति के बच्चों के बीच में है।
तो वो बच्चे जो शहर में नहीं है, ग्रामीण परिवेश में है, या फिर बहुत ज़्यादा विकसित परिवेश नहीं है उनके आसपास, उनके बीच में हम किताबों का एक बड़ा संसार फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्थापित करने की हमारी प्राथमिकता है। वो इसलिए क्योंकि किताबों के माध्यम से वो देश दुनिया को देख सके, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ साक्षात्कार उनका हो पाए और अपने अंदर एस्पिरेशन डेवलप कर पाए। मेरा ये मानना है कि कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जिसे अचीव नहीं किया जा सके। आपके अंदर ग्रिट और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और आप कहीं से भी, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने ड्रीम के साथ किस लेवल पे जुड़े हुए हैं। मेरी ये भी कोशिश रहती है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। कई बच्चे हैं जो दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला नहीं ले पाते क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, तो वहाँ से बात करके, रिक्वेस्ट करके हम उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ भी उपलब्ध कराते हैं। अभी हाल ही में हम लोग जहाँ रुके हुए थे, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में, होटल के 3 बच्चों से 10 दिन के स्टे के दौरान बातचीत हुई और हमें लगा कि उसके अंदर पढ़ने की ललक है, उसके अंदर मुझे लगा कि एक बेचैनी है और वो ऊहापोह में है। जब वो ट्रे लेकर आ रहा है, जब वो खाना सर्व कर रहा है, मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा पैशन है जो परिस्थिति दबा रही है, उसे कुचला जा रहा है। मैंने बातचीत की तो लगा कि वो तो तैयारी करने वाला बच्चा है और उसने आर्थिक अभाव में तैयारी को छोड़ दिया था। तो एसएससी सीजीएल के लिए उसके लिए मैंने दिल्ली में बात करके और कोर्स पूरा उपलब्ध कराया और यह भी आश्वासन दिया है और मैं पूरा करूंगा कि उसके घर तक बाई पोस्ट कुछ किताबें हम तैयारी के लिहाज से जो उपयोगी हैं हम पहुंचा देंगे ताकि पढ़ाई करे। तो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं 100 लोगों को कोर्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं 5 लोगों को कोर्स दे सकता हूँ, तो मुझे इसके लिए आगे आना चाहिए। अभी हम लोग यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसके लिए भी मैं वर्चुअल मॉक इंटरव्यू सेशंस करा रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरव्यू बोर्ड की, जो मेरी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग मेरा उद्देश्य है, ताकि बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के, जिन्हें प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है और जो प्रतिभा से लबरेज हैं, मेहनत दिन रात कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 4 घंटे की नींद है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो दिल्ली में किसी एटीएम में रात भर चौकीदारी करते हैं और दिन में पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चों के सपनों का फलना फूलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक बड़े मासेस को मोबिलाइज़ कर पाएंगे। जो लोग आज 4 दीवारी में बंद है, जो लोग आज मिट्टी के घरों में छोटे छोटे सपने बुन रहे हैं, उन सपनों को इसलिए आगे विंग्स नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्हें प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, मेहनत के साथ साथ रणनीति निर्माण के लिए आपका मार्गदर्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्गदर्शन के स्तर पे हम बच्चों के साथ मिले, उनके जीवन में हस्तक्षेप करें और उनके ड्रीम को रियलाइज़ करने में हमारी जो भी भूमिका हो सकती है, हमें उसके लिए आगे आना चाहिए। ये राकेश जी समझने के लिए बस ये नेटवर्क आप कैसे बिल्ड करते हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं, लोगों से, युवाओं से मिल रहे हैं, तो इसका लिए कोई टीम है या फिर अगर कोई यूथ आपसे जुड़ना चाहे, इन जो आप काम कर रहे हैं उससे कुछ जानकारी लेना चाहे, तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? देखिए, सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से बच्चे जुड़ते हैं। हमने फेसबुक पे ये लिखा हुआ है कि कहीं भी आपको लगता है, कुछ पैरामीटर्स हैं कि कहीं भी लगता है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे किताबों की आवश्यकता है, तो हम उन तक ज़रूर पहुँचते हैं। और एक पूरा प्रोसीजर है, एक एसओपी हमने बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम सर्वे भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पहली लाइब्रेरी थी वो सुलभ शौचालय परिसर में एक विद्यालय चलाया जाता है, वहाँ पे उन बच्चों के द्वारा जो बच्चे हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, जो तैयारी भी करते हैं। अब आप देखिए कि कितना अच्छा अरेंजमेंट है, ये बच्चे तैयारी खुद करते हैं और तैयारी के बाद जो समय उनको मिलता है, उस समय में झुग्गी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कितना, मतलब आप इसकी ब्यूटी को बस आप महसूस कीजिए, वो बच्चे पढ़ाते हैं। तो एक ब्रिज बना दिया आपने। अब वहाँ पे हमने किताबें इस्टेब्लिश कर दी वहाँ पे लाइब्रेरी के रूप में। अब उन बच्चों से पूछा कि हम सर्वे करते हैं किस तरह की किताबों की आवश्यकता है,
और कुछ किताबें उनके पास होती हैं, कुछ एवरग्रीन किताबें जिसे हमें लगता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानना चाहिए, है ना। भारत में कौन कौन से प्लेसेस हैं, किस तरह की सांस्कृतिक विरासत है हमारी, ये इसलिए भी है कि हम उनको कल ऑफिसर या फिर नॉन गस्टेड रैंक में पहुंचाने के लिए कोशिश तो करेंगे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम स्थापित करें। जैसे हम उनके बीच में भारत के संविधान की कॉपी ज़रूर रखते हैं। भारत के संविधान की जो विवेचना हुई है और जो अलग अलग प्रावधानों पे जो कमेंट्री है, टिप्पणियां हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि वो जान पाए कि उन्हें भारत के संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अधिकार के बारे में जानना, साथ ही साथ यह जानना कि उनकी एज ए सिटीजन देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, दोनों के बीच में संतुलन उनके व्यवहार में हम स्थापित कर पाए। इस कोशिश के कारण हम लोग लाइब्रेरी लेकर आ रहे हैं, इस कोशिश से हम लोग लाइब्रेरी उनके बीच में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा काफ़ी। अभी हम लोग बात चूँकि पलामू में कर रहे हैं, पलामू में बैठ के कर रहे हैं, 10-15 दिनों से आप पलामू में भी हैं, आपने यहाँ का भी कुछ एरिया देखा होगा और बातचीत के क्रम में वाकिफ़ हुए होंगे। जिन चीज़ों को लेकर आप काम कर रहे हैं उससे पलामू का कई ऐसा हिस्सा है, कई ऐसे इलाके हैं जो जूझ रहे हैं। हालांकि यहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। अगर हम पलामू के कंटेस्ट में बात करें तो आपकी ओर से क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आने वाले दिनों में, क्या कुछ प्लान किए हैं? देखिए, कल मैं एक लोकल ही एक विद्यालय नहीं कहूँगा, वो एक ऐसे संस्थान है, मैं गया था वहाँ पे, बच्चों से मिला वहाँ पे और 12-15 बच्चों के बीच में हम लोगों ने कुछ गिफ्ट आइटम्स भी दिया। और समृद्धि नाम से है और एक महिला है श्रीमती श्रीवास्तव, वो उसको संचालित करती हैं। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि महिलाएं जो उम्र के इस पड़ाव पे है, 60+ है, फिर भी अपने सामाजिक दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ रही हैं। तो इन बच्चों के लिए मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी कि हम इनके बीच अगर एक मोबाइल लाइब्रेरी अगर इस्टेब्लिश कर पाएँ, वॉल लाइब्रेरी अगर इस्टेब्लिश कर पाएँ, तो ये मेरे एजेंडा में है, ये मेरे उसमें प्लान में है कि मैं उन बच्चों के बीच में किताबें ज़रूर उपलब्ध कराऊं निकट भविष्य में। और मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा अगर उनकी और एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि अगर वो चाहते हैं कि कुछ कोर्सेस मैं उनको उपलब्ध कराऊं, जैसे बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, क्योंकि बच्चे छोटे उम्र के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले नहीं हैं। तो एक तो रहेगा कि लाइब्रेरी मैं उनके लिए इस्टेब्लिश करूँ। और अगर बड़े बच्चे अगर इस डिमांड के साथ आते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो 2 स्तर पे, एक तो कोर्सेस उनको चाहिए, तो वो आप मुझसे बता सकते हैं कि वो सक्षम नहीं है, तो उसमें से चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि 20, 25, 50 को नहीं दिया जा सकता है, कम लोगों को दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँ कि ऐसे कोर्सेज़ को कम्युनिटी रीडिंग का हिस्सा बनाएं, एक साथ पढ़े, ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो। तो एक ही कोर्स अगर दिया जाए उन बच्चों को, तो 4 बच्चों तक वो कोर्स पहुंच सकता है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि उन तक पहुंचाऊं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे को पढ़ना है वो मुझे फ़ोन कर सकता है, वो मुझे अप्रोच कर सकता है, हम ज़रूर पहुंचेंगे। हमारे पास संसाधन सीमित है, लेकिन उस सीमित संसाधन को आपके बीच में देने के लिए मन में बहुत बड़े स्तर की उदारता है। चलिए, ये राकेश जी थे। समाज को देखने का नज़रिया, समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता आपको औरों से अलग बनाती है। और वही जिस शख्सियत की हम बात कर रहे थे इस चुनाव के दौर में, कि एक पुलिस का अधिकारी जिनसे हम कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं बात करके सामाजिक पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि राकेश जी ने अपने कार्य क्षेत्र से अलग हटकर, लीग से अलग हटकर समाज के लिए कुछ अलग कर रहे हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। पलामू के संदर्भ में भी इन्होंने अपनी बात को, अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया है। तो हम कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को भी कहेंगे कि आप इनसे जुड़िए, राकेश जी से, और समाज में रहते हुए आप खुद भी सामाजिक रूप से सक्रिय होकर आपकी जो जिम्मेवारियां हैं उसका निर्वहन कीजिए। बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।